आरव ईवान को बहुत गुस्से से देख रहा था और कह रहा था, आज तुझे पता है क्या हो सकता है? मैं तुझे समझा समझा कर थक गया हूँ ईवान। रेहान कहता है, आज तुम जिस क्लब में थे वहां पर पुलिस की रेड पड़ी थी। 3-4 महीने हो गए तुम जिस भी क्लब में जाते हो वहां पर पता नहीं कैसे पुलिस की रेड पड़ जाती है। यह इत्तेफाक से हो रहा है या किसी की सोची समझी चाल है? मैं इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई है कि या नहीं, लेकिन आप दोनों अपना ध्यान रखें। ये कहकर रेहान वहां से चला जाता है। इवान अभी अपना सर पकड़े बैठा हुआ था। आरव इवान को नींबू पानी देता है और कुछ खाने को देता है। वह दोनों वहीं पर सोफे में बैठकर कुछ सोचने लगते हैं। इधर शिखा का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था शुभम के बिना, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी कि वह शुभम को खुद से दूर रखे, वरना उसकी भी जान खतरे में आ सकती है। जैसे ही वह दिन के घटना के बारे में सोचती है वैसे ही उसकी रूह का जाती है। अगर शुभम उनके हाथों लग जाता है तो वह शुभम को लेकर चले जाते। क्या कहती है? देख शिखा, हमें बहुत चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा। मुझे पता है राजू सेठ कुछ भी करेगा मुझे ढूंढने के लिए, पता नहीं मैं क्या करूं। शिखा रहती है, प्रज्ञा तुम घबराओ मत, हम कुछ कर लेंगे। गांव में तो पुलिस की भी राजू सेठ के सामने नहीं चलती, हम कितने दिनों तक इसे छुपाते छुपाते रहेंगे? जो होगा वह बाद में देखेंगे। पहले वह इवान सूर्यवंशी के पार्टी के लिए कुछ डिसाइड करते हैं। अगली सुबह शिखा एवं को कॉल करती है, लेकिन इवान कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इधर इवान का मोबाइल 2-3 बार बजता है, जिसकी वजह से आरव उठ जाता है। आरव देखता है मिस रंगोली नाम फ्लैश हो रहा था। आरव हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, इडियट कहीं का, इसने इस लड़की का नाम भी मिस रंगोली कहकर सेव किया है। आरव ने कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन? जी हेलो सर, मैं सीखा, वह पार्टी के बारे में कुछ बात करनी थी। अगर आपके पास टाइम हो तो हाँ कहिए ना, मैं सुन रहा हूँ। शिखा और अब के बीच थोड़ी देर पार्टी के बारे में कुछ बात होती है। ठीक है सर, 2 दिन बाद हम 30 लोगों का खाना बनाकर डिलीवर कर देंगे। जी आपको पेमेंट कैसे करें? जी आप इस वक्त हमें क्या दे सकते हैं? हमने अभी तक अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला है। और आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। जी ठीक है, आप इस वक्त आ जाए, हम पेमेंट कर देंगे। एक एक कर दोनों फोन कर रख देते हैं। और इधर आरव इवान को देख रहा था जो अभी भी घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर आरव ने एक लात मार के इवान को नीचे गिरा दिया और बोल, तेरे मोबाइल पर तेरी मिस रंगोली का फोन आ रहा था। हाँ तो जल्दी से फोन देना, मैंने तुझे उठाया था लेकिन तू नहीं उठा, इसलिए मैंने बात कर ली है। 2 दिन बाद वह खाना डिलीवर करके चली जाएगी और उसे पेमेंट भी उसी दिन देना है। यो मुझे बात करनी थी उससे, तू मुझे उठा देता। 2 दिन बाद तेरे सामने होगी, जी भर के देखियो और जी भर के उसी से बात भी करियो हो। ईशान अपने कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से सिंगापुर आया था, लेकिन उसे वहां पर उसका दिल नहीं लग रहा था। बार बार उसे प्रज्ञा का चेहरा अपने सामने आ रहा था, लेकिन उसके दिल में जो चेहरा था वह प्रज्ञा का था, लेकिन साथ में उसकी होने वाली फियोंसी थी, जिसकी वजह से ईशान बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। ईशान कहीं भी अपनी मीटिंग के लिए जाता, मायरा भी साथ साथ चलती और मायरा का ड्रेस और उसका मेकअप देखकर ईशान को वॉमिटिंग जैसा फील होता है। ईशान बस अपने पापा की वजह से उसे झेल रहा था। जब भी ईशान और मायरा मीटिंग हॉल से बाहर निकलते, मायरा सीधे माल लेकर जाती ईशान को और बहुत सारा शॉपिंग करती, जिसकी वजह से ईशान और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो चुका था। एंगेजमेंट के लिए बस 5-6 दिन ही बचे होंगे। ईशान माहिरा से कहता है, माहिरा मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, हम क्या होटल वापस चले? ईशान, बेबी हमारी एंगेजमेंट में 3-4 दिन बाकी है, प्लीज कुछ कपल्स ड्रेस देखते हैं ना, हम शाम को चलेंगे प्लीज, अभी सच में मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। ये कहते हैं ईशान जाने लगता है, फिर सोचता है होटल में जाकर भी तो यही मेरा सर खाएगी। पता नहीं कमल अंकल इतनी सीधी है, लेकिन उनकी बेटियां ऐसी कैसी हो गई, इसलिए वह कुछ सोच करके होता है, तुम यह मेरा कार्ड लेकर जाओ, तुम्हें जो पसंद है वह खरीद
खरीद दो, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगा। ये सुनते ही माहिरा बहुत खुश हो गई और वह थोड़ा मायूस होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, अगर तुम भी चलते तो बहुत अच्छा होता, तुम जो खरीदोगे वह बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुम अपने दिल से शॉपिंग करो, मैं कुछ देर आराम करूंगा और शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। माहिरा ठीक है, ओके बाय बेबी कहकर मॉल के अंदर चली जाती है। माहिरा के जाते हैं ईशान को ऐसा लगा जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। ईशान भी अब जल्दी से होटल में जाकर रूम के अंदर बेड पर पसर जाता है। ईशान की आंख थोड़ी देर ही लगी थी कि उसके मोबाइल पर फोन आ जाता है। उसे लगता है वह कल ईवान ने उसे किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने इवान को कल करके कहा था कि एंगेजमेंट कुछ भी करके पोस्टपोन कर दी जाए, इसलिए उसने कॉल रिसीव करते ही कहा, एवं कुछ किया तूने, ये एंगेजमेंट कैसे रोकनी है यार, मैं बहुत पक चुका हूँ। मैंने उसे वक्त तो कह दिया कि मैं एंगेजमेंट करूंगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह माहिरा ऐस बड़ी ही होगी और मुझे एक पल भी चैन से रहने नहीं देगी। डैड को पता नहीं क्या सोचकर मेरे साथ भेज दिया, मैं डैड को मना भी नहीं कर पाया, प्लीज यार कुछ भी कर, लेकिन ये एंगेजमेंट शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ आते ही सिर्फ इसे शॉपिंग ही शॉपिंग दिखता है, इसे बस अपनी पड़ी है। मैंने आज इसे कहा कि मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, मुझे होटल जाकर रेस्ट करना है, लेकिन इसे अपनी शॉपिंग की ही पड़ी है, इसे किसी और की कोई टेंशन नहीं है। यह मॉम जैसा हमारा घर नहीं संभाल पाएगी। ईशान ये कहकर चुप हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो ईशान मोबाइल पर देखता है जहां पर बिना नाम के नंबर था। ईशान ने कहा, हेलो आप कौन, लेकिन अभी भी उधर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर चूड़ियां की खनकने की आवाज आई। ईशान ने जब चूड़ियां की खनकने की आवाज सुनी तो उसके सामने प्रज्ञा का चेहरा आया और उसने धीरे से कहा, मिस प्रज्ञा। दूसरी तरफ प्रज्ञा ही थी जिसे इंसान को कुछ काम की वजह से कॉल किया था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी सर दर्द वाली बात सुनी तो थोड़ा बहुत बुरा लगा, लेकिन एंगेजमेंट की बात सुनकर उसे थोड़ा दुख हुआ। लेकिन प्रज्ञा इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है, हेलो ईशान से जैसे ही प्रज्ञा की आवाज सुनता है एक पल तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, फिर वह थोड़ा सा मुस्कुरा करके आता है, अपने कॉल किया था वैसे क्यों। अब प्रज्ञा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बात करे, उसने तो थोड़े पैसों के लिए कॉल किया था। शिखा और प्रज्ञा के पास जो सेविंग थी वह सब हॉस्टल में देना पड़ा, क्योंकि हॉस्टल वालों ने 3 महीने का एडवांस ले लिया था। अब उनके लिए ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, इसलिए प्रज्ञा ने सोचा कि इस साल से कुछ पैसे मांग ले। वैसे उसे वहां पर खाना ले जाते हुए 10 दिन हो गए थे, अब उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि वह कैसे पैसे मांगे, इसलिए उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, आपके के कैसे हो। इंसान ये बात सुनकर थोड़ा हंस कर कहता है, मुझे पता है आप बिना काम कॉल नहीं करती, कुछ काम है तो सीधा सीधा कह, आपको इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। प्रज्ञा ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचकर कहा, मुझे आपसे कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे, मैं जानती हूँ मैंने सिर्फ 10 दिन ही आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, लेकिन अभी एक ऑर्डर मिला है जिसके लिए सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ गए थे, इसलिए। प्रज्ञा को ये कहते हुए बहुत अकबर फुल हो रहा था कि ईशान उसके बारे में क्या सोचेगा। ईशान कहता है, आपको इतनी सी बात बोलने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप क्यों हिचकिचाते हुए बात कर रही हैं, मैं चाहता हूँ आप मुझसे दिल खोल कर बात करें। प्रज्ञा, जी सर आपने क्या कहा। अब इंसान को भी होश आता है कि उसने क्या कह दिया, इसलिए वह कहता है, कुछ नहीं, आप मेरे ऑफिस चली जाइए, मैं रेहान को बोल दूंगा, अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आप मुझसे कह सकती हैं। प्रज्ञा, जी थैंक यू कहकर कॉल कट कर देती है। अब ईशान अपने आप को थोड़ा फ्रेश हो तो है महसूस कर रहा था। ईशान के ऑफिस में जाकर रेहान से मिलती है। रेहान प्रज्ञा से कहता है, सर ने आपको मंथली सैलरी 50,000 देने को कहा है। प्रज्ञा की 50,000 सुनती है तो उसे बहुत बड़ी धक्का लगता है, उसे लगा था उसकी सैलरी बस 1,015000 होगी। फिर भी वह रेहान से एक बार पूछता है, लेकिन इतनी बड़ी सैलरी क्यों, मतलब मैं तो सिर्फ एक बार ही खाना बनाकर लेकर आती हूँ।
रेहान थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहता है, जी इस सूर्यवंशी ऑफिस में सबसे थोड़ी सैलरी 8,09,000 से शुरू होती है, जैसे कि यहाँ के क्लीनर को 70,000 से दिया जाता है। आप तो फिर भी कर के लिए दिन में 2-3 घंटे वेस्ट कर कर खाना बनाकर लाती है, आपके लिए इतना तो बनता, इसलिए सर ने आपको 1 महीने की सैलरी देने को कहा है। वैसे अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2-3 महीने का एडवांस सैलरी लेकर जा सकती है। नहीं, मुझे बस अभी 30,000 ही चाहिए थे। कोई बात नहीं, अगर आप 50,000 लेकर जाना भी चाहे तो लेकर जा सकती है, इसमें कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा तब सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना है, लेकिन अभी उसने वह चेक ले लिया क्योंकि उसे पार्टी के खाने के लिए कुछ सामान भी खरीदना था। शिखा और प्रज्ञा पार्टी खत्म होने के बाद ही पैसे लेती थी। प्रज्ञा वहां से चेक लेकर चली जाती है और रेहान ईशान को कॉल करके कैसा कुछ बता देता है। अब तो इंसान को प्रज्ञा से और भी ज्यादा अटैच होने लगा था। इधर सूर्यवंशी फैमिली में सब पहले इसको रेडी कर रहे थे क्योंकि उसे घर में 2 बेटों की एंगेजमेंट थी। पहले इसको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। पहले इसके बाहर एक गाड़ी में आरव और इवान थे। वो लोग ये सब देखते हैं तो इवान को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आरव तो इवान को चिढ़ाने वाले लूप में देख रहा था। दीवान को गुस्सा आया और उसने अब को एक गुस्सा मारते हुए कहा, तू बहुत मजे ले रहा है मेरा, अब क्या करूं भाई, जो लड़कियों के बीच रहता है था अब बस उसे एक लड़की के आसपास घूमने पड़ेगा, ऐसा तो मैं होने भी नहीं दूंगा। ये कहकर वह दोनों अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं वहां पर इंदर जी को देखकर एवं तो डर जाता है, लेकिन वह सीधे सीधे अपने कमरे में जा रहा था। तब इंद्र जी से बुलाकर कहते हैं, इवान आजा, हीरा आएगी तो महिरा के साथ अपने एंगेजमेंट के लिए कुछ कपड़े खरीदने, जो 5 दिन बाद तुम्हारे एंगेजमेंट है। तुम्हारे भाई ने और माहिरा ने वही सिंगापुर में शॉपिंग कर ली है, इसलिए उन लोगों की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों जाकर अपने कपड़े लेकर आओ, सिर्फ 5 दिन बाकी है, याद रहे। एवं ओके था कहकर अपने कमरे में चला जाता है और आरव को ये देखकर कुछ सोचने लगता है। इवान ने कोई जवाब नहीं दिया अपने डैड को, इसलिए वह भी इवान के कमरे में चला जाता है और वह पूछता है, इवान तूने अपनी डैड से कुछ नहीं कहा, मतलब तो कुछ सोच रहा है ना। हाँ मैं कुछ सोच रहा हूँ, एंगेजमेंट तो 5 दिन बाद है, सोच रहा हूँ एंगेजमेंट में कोई धमाका करूँ। ठीक है, जो करना है कर, मैं बहुत समझ लिया तुझे, लेकिन तुझे अपने डैड से मार खानी है। तू ये सब छोड़ कर तुझे वहां पर जाना है जहां शिखा खाना लेकर आने वाली है। इवान शिखा का नाम सुनते ही मुस्कुरा देता है। अगले दिन शिखा इवान के बताए हुए जगह पर खाना लेकर पहुंच जाती है। शिखा वहां पर देखती है तो 5-6 लोग ही थे। शिखा के आ जाने के बाद इवान आरव को कॉल करके पूछता है कि तू कहाँ है। तभी आरव कहता है, यार मुझे कुछ काम से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। आरव ने कुछ दिन पहले ही इवान को सब कुछ सच सच बता दिया था। इवान आरव से बहुत गुस्सा भी हुआ था, लेकिन आरव बे इवान को अस्पताल में अपने डैड से मिलने के लिए लेकर गया था। इवान भी आरव के डैड से मिलके खुश हो जाता है। इधर इवान कहता है, कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं इवान, डैड को शायद आज डिस्चार्ज मिले, इसलिए मैं रुका हूँ वहाँ पर। ठीक है ना? हाँ यहाँ ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं आऊं? नहीं नहीं तुम पर है, अगर कुछ होगा तो मैं तुझे कॉल करके बताऊंगा। ये कहकर अब कॉल कट कर देता है और इवान इधर शिखा के पास जाकर कहता है, अपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मैंने अभी टेस्ट किया, और वह चेक लेकर शिखा को दे देता है। मुझे शुक्रिया, मैं चलती हूँ। ये कहकर शिखा जाने लगती है। तभी इवान कहता है, अब थोड़ी देर रुक जाए, मतलब खाना खा कर जाए ना? अभी नहीं जी शुक्रिया, मुझे घर पर कुछ काम है। शिखा को पता नहीं इवान को देखकर क्या हो जाता था। जिस तरह से इवान उसे देखा था इसलिए वह थोड़ा डर जाती थी। इवान से शिखा वहां से चली जाती है। वान भी कुछ सोचते सोचते घर आ जाता है। जैसे ही वन घर आता है उसके सामने ऐसा बैठी हुई थी। इवान को ऐसा कोई देखकर एक ख्याल आता है और वह थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और जाकर ईशा के पास बैठकर बोलता है, हाँ तो मेरी बिल्ली जैसी बहन, क्या हाल चाल है तेरा और तेरा बिल्ला का?
तभी ईशा कहती है, कौन बिल्ला? मैं कोई बिल्ली बिल्ली नहीं हूँ, बिल्ली मेरी बहन और बिल्ला मेरा होने वाला जीजा। तभी पैसा अपनी नज़र चुराते हुए कहती है, मैं दादी को बुलाऊं, आपकी शिकायत करूं? हाँ कर दे, मैं भी बोलूं दूंगा कि हमारे साथ तुझे बाली का बकरा बनाया जाए। ऐसा तो अपने भाई को बहुत गुस्से से घूर रही थी, लेकिन एवं को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, तुझे पता है ईशान भाई को बहुत काम होता है, इसलिए वो घर से जल्दी जल्दी ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिलता घर में, इसलिए उन्होंने एक लड़की को अपने ऑफिस में जॉब दी है खाना लेकर आने को। लेकिन इस वक्त ईशान भाई सिंगापुर में है और वह लड़की अभी भी खाना लेकर ऑफिस आती है। और तुझे पता है वह खाना कौन खाता है? रेहान भाई। रेहान भाई तो पूरे 5 उंगलियां चाटते हुए खाना खाते हैं। रेहान भाई को भी खाना बहुत पसंद है। ये कहकर इवान ईशा का चेहरा देखता है जो गुस्से से भर गया था, फिर भी इवान बोलना नहीं रुकता और कहता है, तुझे पता है रेहान भाई उस लड़की से बहुत हंस कर की बात करते हैं, लेकिन तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, क्या करे? ईशा का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वह अपना छोटा सा मुंह लटकाकर इवान से कहती है, मैं क्या करूं इवान भाई, मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। मेरे पास ना एक सॉलिड आइडिया है, अगर तू मेरा साथ दे तो रहने दो भाई। आप कह तो कुछ हो और करते कुछ हो तो ठीक है, मैं भी नहीं बता रहा। जब रियान उसे लड़की के पास चला जाएगा तो मेरे पास रोते हुए मत आना। ये कहकर इवान अपने कमर में जाने लगता है, लेकिन ईशा पीछे से कहती है, हाँ भाई रुको, मैं करूंगी ना, बताओ क्या आइडिया है? इवान अपनी तिरछी मुस्कुराहट से कहता है, अभी तो आइडिया तुझे नहीं चाहिए था, लेकिन अब फिर से चाहिए, प्लीज भाई बताओ ना प्लीज। ओके ओके, मैं कहता हूँ, तुझे याद है माँ के बर्थडे पार्टी में जो 2 लड़कियों ने कुछ खाना बनाया था, जो तूने भी टेस्ट किया था और तुझे बहुत पसंद आया था? वह दोनों शिखा और प्रज्ञा है। शिखा और प्रज्ञा ने मंदिर में भी पर दादी जी के लिए खाना बनाया था। तुझे पता है वह खाना इतना अच्छा था कि दादी जी बहुत खुश हो गई थी और दादी जी ने उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसे दिए थे, लेकिन उन लोगों ने बस अपनी मेहनत का ही पैसा लिया था। हमारा एक छोटा सा फ्लैट है ना, वहाँ पर रह रहे हैं। दादी जी से बोल कि तुझे भी खाना बनाना सीखना है और तुझे सिखा और प्रज्ञा से ही खाना बनाना सीखना है। तभी ईसा अपनी 2 आंखें छोटी छोटी करके कहती है, भाई आप मेरे लिए कुछ करो, ये तो हो नहीं सकता, आपका इसमें क्या प्रॉफिट है बताओ? ज्यादा लॉस्ट प्रॉफिट के बारे में मत सोच, तू यहाँ लॉस्ट प्रॉफिट में अड़की रहे और तेरा रेहान चल जाएगा उस खाना बनाने वाली के पास। भाई मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं अभी दादी जी से कहकर मैं भी चली जाऊंगी। इवान ने जैसा सोचा था वैसे ही उसने सोचा था कि कैसे भी करके ईशा को सीखा और प्रज्ञा के पास भेजेगा और कभी कभी ईशा से मिलने के बहाने वह शिखा को देख पाएगा। अगली सुबह ईसन भी सिंगापुर से वापस आ जाता है। माहिरा घर के अंदर आते सबको, हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए, आप लोग कैसे हो? दादाजी दादी जी कहकर वह दोनों के पैर छूती है, मैंने आप सबके लिए शॉपिंग की है। माहिरा को देखकर इवान ईशा आरव ये सब अपना मुंह बनाते हैं, उनके साथ ही मोदी जी भी अपना मुंह बनाती है, क्योंकि दादी जी को भी मैन पसंद नहीं थी। वही माहिरा को इस बॉलर लुक में देखकर करण उसे अपनी नशीली आंखों से देखकर कहता है, इसे तो मेरे साथ होना चाहिए, यह वोरिंग ईशान भाई के साथ क्या कर रही है? ये कहकर करण बहुत गंदी तरीके से हंसता है। कल की शाम इवान ईशान की एंगेजमेंट थी और इवान बहुत परेशान हो चुका था कि वह उन दोनों लड़की के बारे में कुछ पता नहीं कर सका, इसलिए वह आरव से कहता है, आज रात क्लब चले क्या? आरव इवान को बहुत गुस्से से देख रहा था, प्लीज आज रात की तो बात है, प्लीज चलना चलना, ये कहकर आरव को लेकर चला जाता है। रात हो चुकी थी, क्लब एवं नसीब में था और अब उसे पकड़ कर बैठा था, आज तो आना भी देवी 2 दिन
दिन बियर पी ली थी, लेकिन उसे ज्यादा नशा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आगे की टेबल पर देखा। वहां पर दो लड़कियां बहुत सारे ग्रुप के साथ बैठी थी और उसे दो लड़कियों से कह रहे थे, कल से सिंगल से मंगल हो ही जाओगे तो आज तो एक पैक तो बनती है। ये कहकर वो दोनों लड़कियां भी शराब पी लेती है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कल उनकी एंगेजमेंट नहीं बर्बादी होने वाली है। और यह सब आरव और इवान देख रहे थे। इवान तो अपनी धुंधली आंखों से देखकर कहता है, ये दो चुड़ैल लड़कियां मुझे क्यों देख रही है? अरे बेवकूफ, वो दोनों चुड़ैल यही है। तभी इवान कहता है, अरे आरव जल्दी से डैड को कॉल करके इधर आने को बोल और दिखा कि उनकी दो बहुएं यहाँ क्या गुल खिला रही है। हाँ, जैसे वह तुझे तो कुछ करेंगे नहीं, सबसे पहले तेरी और मेरी बैंड बजाएंगे, उसके बाद उन दोनों चुड़ैलों को देखेंगे। एक काम करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। ये कहकर आरव बहुत देर तक उन लोगों की वीडियो बनाता है। इवान को लेकर जाने की कोशिश करता है एवं अपने होश में नहीं था, इसलिए आरव इवान को जैसे तैसे के लेकर जाने की कोशिश करता है। आरव इवान को जब लेकर जाने की कोशिश करता है तो आरव का फोन वहीं पर गिर जाता है और गिरते ही उसका स्क्रीन भी चला जाता है। ये देखकर तो आपको बहुत गुस्सा आता है और वही इवान को कुछ कहने वाला था कि वह कुछ आवाज सुनता है। वह इधर उधर देखता है तो उसके सामने एक लड़का धीरे धीरे आ रहा था। उसे लड़के ने अपनी शर्ट के सारे बटन खोल रखे थे और उसके बाल भी इधर उधर बिखरे हुए थे और चेहरे में बहुत पसीने की बूंदें चमक रही थी, जैसे कुछ काम करके आया हो। वह आवाज उसी के मोबाइल से आ रही थी। तभी आरव मुस्कुरा देता है और कहता है, ओ माय गॉड श्यामी, तू यहाँ पर कब कैसे? ये श्यामी था जो आरव और इवान का बहुत क्लोज दोस्त था। श्यामी को फोटोज वीडियो बनाने का शौक था, बल्कि ये समझो उसका एक ड्रीम है एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनने का। इसलिए श्यामी जहाँ कुछ भी देखता है वही उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेता है। जब आरव श्यामी के हाथ में देखता है तो उसके हाथ में मोबाइल था और उसके मोबाइल में आहिरा माहिरा के वीडियो था। यह वीडियो देखकर तो आरव बहुत खुश हो जाता है। तभी श्यामी कहता है, जहाँ कुछ अजीबो गरीबो देखने को मिले वहाँ पर श्यामी खन्ना हर वक्त पहुंच जाता है उनका वीडियो बनाने के लिए। और मैंने देखा कि तू उन लड़कियों को चुपके चुपके से वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। और इसे क्या हो गया है कि आज भी नशे में धुत है? अरे श्यामी प्लीज इसे लेकर चल, कल एंगेजमेंट है इसी लड़की से। हे अब तो गई एंगेजमेंट भाड़ में। ये कहते वो तीनों इवान के घर चले जाते हैं। आरव कहता है, श्यामी हमें पीछे के रास्ते से जाना होगा पड़ेगा। ईशान भाई ने पक्का हमारे लिए दरवाजा खोल कर रखा होगा। और जैसा ही आराम में सोचा था वैसा ही था, पीछे का दरवाजा खुला था। आरव इवान श्यामी इवान की कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह एक नौकरानी इवान के कमरे का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह नौकरानी थोड़ा दरवाजा धकेलती है तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही नौकरानी अंदर का नजारा देखते हैं तो वह चिल्लाती है। नौकरानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग ऊपर आते हैं तो सब लोग अंदर देखते हैं। वह लोग भी देखते ही रह जाते हैं। बाहर की चिल्लाने की आवाज सुनकर श्यामी और आरव तो उठ जाते हैं, लेकिन इवान नहीं उठता।